हेलो गाइज, ये क्वेश्चन है सीटेट का। सीटेट ने दिसंबर 2019 में यह क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, 8 दिसंबर 2019 को होने वाली परीक्षा में सीटेट ने यह क्वेश्चन पूछा भी है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन है यंत्रवत याद करना। ट्रिक याद रखिएगा, याद करना नेगेटिव वर्ड है, अर्थात किसी भी ऑप्शन में यदि याद करना मिल जाए तो उस ऑप्शन को काट सकते आप हैं, क्योंकि वो ऑप्शन गलत ऑप्शन होता है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थी को नामांकित करना या फिर वर्गीकृत करना, मतलब कैपेसिटी के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को एडमिशन लेना या फिर उसे अलग बैठाना, ऐसा सीटेट नहीं कहता है। इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना। इस ऑप्शन में केवल जो वर्ड है काफ़ी नेगेटिव वर्ड है। आप केवल किसी भी ऑप्शन में देखकर, ठीक है, उसको काट सकते हैं, मतलब केवल वर्ड नेगेटिव ऑप्शन होने के कारण इसको काट दिए। ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चे की बातों को प्रमुखता देना, मतलब बच्चे ने जो बात बोला है उसको स्वीकार करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और क्यों सही होगा जरा जान लीजिए। छात्र केंद्रित शिक्षा का विशेषता होता है, मतलब छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहता है कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो केंद्र बिंदु होता है वह छात्र होता है। इसमें बच्चे की बातों को प्रमुखता दी जाती है तथा किसी भी टॉपिक को बच्चे की भाषा में समझाया जाता है। ठीक है, तो छात्र केंद्रित का मतलब ये होता है। और एक और शिक्षा प्रणाली होता है, उसका नाम है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली का मतलब होता है कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो केंद्र बिंदु होता है वह शिक्षक होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई टीचर क्लास में आया और किसी भी टॉपिक को लेक्चर देकर चला गया, बच्चे की बातों को नहीं सुना, बच्चे द्वारा की गई सवाल को भी अनदेखा कर दिया, तो वैसी शिक्षा प्रणाली को शिक्षक केंद्रित कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरे टीचर आते हैं और वो क्या करते हैं कि बच्चे की बातों को सुनते हैं, किसी भी टॉपिक को बच्चे की भाषा में समझाते हैं, तो ऐसी शिक्षा प्रणाली को छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली या बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पहला का ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुभवों को प्रमुखता देना, पॉजिटिव वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। तो पहले समझिए संवेग क्या होता है। संवेग सम प्लस वेग, ठीक है, अर्थात आपके शरीर से जो वेग में निकलता है, मतलब एक तीव्र गति से जो चीज़ बाहर निकलता है उसको संवेग कहते हैं। जैसे कि गुस्सा एक प्रकार का संवेग है। जिस समय आप गुस्सा होते हैं उस समय आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण आप कुछ गलत कर बैठते हैं। इसका मतलब है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सन्निहित है, अर्थात दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, मतलब संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले समझिए संरचनावादी किसको कहते हैं। संरचनावादी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रचना करना। जैसे कि जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तिकार वो किसी भी प्रकार की मूर्ति जो बनाते हैं, जैसे कि सरस्वती जी के जो मूर्ति बनाते हैं उसको पता होता है कि हमें सरस्वती जी का आँख कहाँ देना है, मुंह कहाँ देना है, हाथ कहाँ देना है, पैर कहाँ देना है, मतलब उसको ढांचा तैयार करने का पूरा अनुभव और ज्ञान होता है, रचना करने का पूरा ज्ञान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मूर्तिकार के पास संरचनावादी गुण हैं, चित्रकार के पास संरचनावादी गुण है। तो देखिए क्या कहता है ऑप्शन, अनुबंधन द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो अनुबंधन का मतलब होता है क्रम द्वारा अर्जित किए जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी पर केंद्रित है। हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है अभी तक। ठीक है, यंत्रवत याद करना, देखिए याद करना इस ऑप्शन में है, इसीलिए
सी ऑप्शन को कट कर देंगे, सी ऑप्शन को कट कर देंगे क्योंकि याद करना है, इसीलिए सी ऑप्शन को कट कर रहे हैं। नेगेटिव वर्ड है। प्रबलन का मतलब होता है पूर्ण बलन अर्थात रीफोर्स। जैसे कि आप मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया तो 5 मिनट के लिए आप इतना मोटिवेट हो जाते हो कि लगता है कि पूरा रात पढ़ जाओगे, आप पूरा रात इस किताब को पढ़ोगे। रीफोर्स होता है, उसको कहते हैं। तो ये चलेगा अभी तक, ठीक है। तो इन तीनों चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन ढूंढना है। तो अनुबंधन मतलब होता है क्रम, अवबोधन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और प्रबलन मतलब होता है रीफोर्स। इन तीनों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड जो है ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक आता है बार बार याद करना। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी ऑप्शन में याद करना हो, रटना हो, तो उस ऑप्शन को पूरा पढ़े काट सकते हैं, बिना पूरा पढ़े काट सकते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद अगर कहीं मिल गया तो उसको काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। देखिए, प्रतिकूल प्रमाण और उसके बाद उदाहरण दे दिया, मतलब बच्चे के किताब में जो टॉपिक है उस टॉपिक को चुनौती देने के लिए बाहरी दुनिया से उदाहरण लेना पॉजिटिव वर्ड है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अभी तक सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। इन सिद्धांतों को अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं। बच्चा ने जो सिद्धांत दिया है, जो बात बोला है, जो टॉपिक आपसे पूछा है, उस टॉपिक को अनदेखा करना नेगेटिव वर्ड होने के कारण इसको कट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है बच्चे को दंडित करना। दंडित बिल्कुल नहीं करना, बच्चे को मारना पीटना। यदि बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको दंडित करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो इसीलिए दंडित नेगेटिव वर्ड होने के कारण काट देंगे। तो देख सकते हैं 4 गो ऑप्शन में 3 गो ऑप्शन कट गया। ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, मतलब चौथा का आंसर हो जाएगा बी, उदाहरण वाला। क्वेश्चन नंबर कहता है 5, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पुरस्कार देना, दंड देना, ये नेगेटिव काम है, मतलब नेगेटिव वर्ड है, अर्थात क्वेश्चन ही नेगेटिव है, क्वेश्चन ही नेगेटिव है, इसीलिए आंसर भी नेगेटिव होगा। ठीक है। तो हमको नेगेटिव आंसर चुनना है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, इस ऑप्शन में प्रोत्साहित करना पॉजिटिव वर्ड होने के कारण ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि हमको चुनना है नेगेटिव। अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा कम होती है। बिल्कुल, ये कम हो जाती है। यदि बच्चे को पुरस्कार देते हैं और फिर उसको पीटते हैं, मारते हैं डंडा से, तो क्या होगा, उसके अंदर का रुचि घट जाएगा, पढ़ने की जिज्ञासा कम हो जाएगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर 5वां का बी होगा। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, उतना पॉजिटिव नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। मारने से अंदर में अभिप्रेरणा बढ़ेगी या घटेगी ये कोई गारंटी नहीं है, मतलब ये हो नहीं सकता है। तो 5वां का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, आपको हम संरचनावादी के बारे में पहले वो क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 3 और 6 दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हैं। तो संरचनावादी का मतलब आपको बता चुके हैं कि मूर्तिकार में संरचनावादी गुण होते हैं, क्योंकि मूर्ति बनाने वाले को पता होता है कि हमको ढांचा किस प्रकार का तैयार करना है। ठीक है। तो अब ऑप्शन पर आते हैं। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो अनुबंधन मतलब होता है क्रम,
ठीक है, क्रम बाय क्रम। दूसरा कहता है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की रचना की प्रक्रिया। देखिए सक्रिय पॉजिटिव वर्ड होने के कारण ये सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो अभी तक ऑप्शन बी सही है, क्योंकि छठा में पॉजिटिव वर्ड सक्रिय लगा है, इसीलिए ऑप्शन बी अभी तक सही है। चलिए ऑप्शन सी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी कहता है अधिगम पूर्ण उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। तो कभी नहीं, अगर स्मरण करना हो, याद करना हो, रटना हो, तो उस ऑप्शन को बिना ज़्यादा दिमाग लगाए काट सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड याद करना अर्थात स्मरण करना दिया हुआ है, ठीक है। अधिगम यंत्रवत याद करना, देखिए याद करना वाला नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और डी कट गया। अब आ गया ऑप्शन नंबर ए और बी में कौन सही होगा। तो अधिगम आवृत्तीय संबंधों के व्यवहारों का अनुबंधन है, तो अनुबंधन मतलब होता है क्रम, तो चलेगा अभी तक। और अधिगम सक्रिय विनियोजन, देखिए इसमें सक्रिय 100% पॉजिटिव वर्ड होने के कारण छठा का बी आंसर होगा, क्योंकि सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है, सक्रिय क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए छठा का बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का परिणाम क्या है। मतलब स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण, गैर उदाहरण का मतलब बाहरी दुनिया से उदाहरण देना, किताब में जो टॉपिक है उस टॉपिक से जोड़कर बाहरी दुनिया से उदाहरण देना। तो देखिए बाहरी दुनिया से अगर उदाहरण देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करेगी, बिल्कुल नहीं। अवधारणा मतलब होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट में अभाव पैदा करेगी, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी टॉपिक को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाते हैं तो उसके कंसेप्ट खराब होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर एक गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहता है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। देखिए अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। अभी तक ये पॉजिटिव वर्ड है, आगे देखते हैं सी, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसलिए सही होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में प्रोत्साहित पॉजिटिव वर्ड दिया है, इसलिए अभी तक ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, यह विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं, भ्रांतियां मतलब भ्रम। तो यदि किसी टॉपिक को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी के अंदर भ्रम उत्पन्न होता है, तो नहीं, विद्यार्थी के अंदर के भ्रम दूर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन बी और सी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमको सी लगता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। मतलब एक प्राथमिक विद्यालय मतलब पहला से लेकर 5वां तक के एक मैडम जी हैं, शिक्षिका है, वह अपने बच्चे को एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहते हैं। मतलब कोई भी मैथ के सवाल उस बच्चा को दीजिए और तुरंत बना के हटा दे, ऐसा बनाना चाहती है एक शिक्षिका अपने बच्चे को। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो गलत उत्तरों को अस्वीकार करना है और दंडित करना। दंडित करना नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करना। देखिए प्रोत्साहित पॉजिटिव वर्ड होने के कारण ऑप्शन बी अभी तक सही है। ऑप्शन नंबर देखते हैं सी, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। देखिए पुरस्कार देना हो, दंड देना हो, मारना हो, पीटना हो, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड होने के कारण ये सब ऑप्शन गलत हो जाता है। केवल, देखिए केवल है, अब बाकी चीज़ हम पढ़बो नहीं करेंगे,
लेकिन केवल देख के इस ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि केवल काफ़ी नेगेटिव होने के कारण ये आंसर नहीं होता। केवल का मतलब आंसर सीमित कर देना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सीधा सीधी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। मतलब ऐसा कौन सा विधि है, कौन सा विधि है जो सही अधिगम को बढ़ावा देता है, मतलब सही पढ़ाई को बढ़ावा देता है। तो शारीरिक दंड, मतलब बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित करेंगे, मारेंगे तो पढ़ाई अच्छा से करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, बच्चा थेथर हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, पहला ऑप्शन। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, देखिए सहयोगात्मक अधिगम का मतलब होता है समूह में सीखना। कोई भी प्रोजेक्ट कार्य 10 बच्चे के बीच में रख दीजिए, बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके समूह में सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 का दूसरा अभी तक सही है। चलिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मतलब बार बार टेस्ट लेना, बार बार मूल्यांकन करने से बच्चे को उस टॉपिक पर आधारित विशेष ज्ञान तथा अनुभव बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए 9 का ऑप्शन 3 भी सही है। चलिए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन के मतलब होता है तुलना करना, अर्थात ऐसा कहना कि तुमसे मोहन देखो तुमसे सोहन तेज है, मतलब तुलना करना कि वो तुमसे तेज हो तुम भूत हो। तो इस प्रकार की तुलना करना नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि हम कमज़ोर है उससे, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड है, तुलनात्मक मूल्यांकन जो होता है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है शिक्षक बच्चे को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। देखिए जटिल अवधारणा मतलब खूब भारी कॉन्सेप्ट, मतलब कठिन सवाल है, उसको आसान कैसे बनाएगा शिक्षक। तो बार बार यांत्रिक अभ्यास द्वारा, तो बार बार यांत्रिक अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करके तो चलेगा। अभी तक बार बार यांत्रिक अभ्यास करके बार बार याद करना रहता तो ये नेगेटिव रहता, काट देते, लेकिन यांत्रिक अभ्यास करना अभी तक चलेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव है ये। अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर, देखिए अवसर वाला ऑप्शन पॉजिटिव होता है, अवसर वाला ऑप्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अवसर उपलब्ध करा के, ठीक है। तो अभी तक आंसर बी सही होता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, और परिचर्चा का मतलब समूह में एक दूसरे से बातचीत करना, चर्चा करना, और उसके लिए आपको अवसर देना है विद्यार्थी को। तो ऑप्शन नंबर 10 के बी अभी तक सही है, ठीक है। एक व्याख्यान देकर, व्याख्यान का मतलब होता है लेक्चर देकर, तो कभी नहीं, एक छोटा बच्चा को लेक्चर देने वाला शिक्षा नहीं देना है। तो व्याख्यान नेगेटिव वर्ड होने के कारण इसको भी कट कर देंगे, ठीक है। प्रतियोगिता अवसर की प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, प्रतियोगात्मक का मतलब है बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार करना है, तो नहीं, बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना है। प्रतियोगिता अगर किसी भी ऑप्शन में हो तो उस ऑप्शन को आप यूं ही काट सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी कट गया। तो ज़रा सा सोच सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी कट गया, डी कट गया, तो बच गया ए और बी। तो ए और बी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बी है, क्योंकि इसमें 3 गो पॉजिटिव वर्ड है। पहला अन्वेषण खोज करना, दूसरा परिचर्चा मतलब समूह में चर्चा करना, और तीसरा अवसर उपलब्ध कराना। तो एक ही ऑप्शन में 3 पॉजिटिव वर्ड होने के कारण 10वां का आंसर बी होगा। 11 व्यक्तित्व विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है, तो व्यक्तित्व विभिन्नता का मतलब समझिए। व्यक्तित्व विभिन्नता का मतलब ये होता है कि दुनिया में कोई 2 व्यक्ति या तो शारीरिक रूप से अलग होता है, मानसिक रूप से अलग होता है, देखने में अलग होता है,
चेहरा में अलग होता है, उसके अंदर का गुण अलग होता है, मतलब यहाँ तक कि जुड़वा बच्चा भी अलग अलग गुण के पाए जाते हैं। उसी को व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता का मतलब कोई भी दो व्यक्ति किसी भी तरह से समान नहीं हो सकता है, उसी को कहते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता। कोई पढ़ने मैथ बनाने में रुचि रखता है तो कोई हिंदी पढ़ने में रुचि रखता है, तो उसके अंदर इस प्रकार की व्यक्तित्व विभिन्नता पाया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता का मतलब अलग अलग गुण वाला। ठीक है, अर्थात एक ही गुण के दो व्यक्ति नहीं हो सकते, उसी को कहते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंट जिसको कहते हैं। तो व्यक्तित्व विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? पर्यावरण प्रभाव, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, देखिए आनुवांशिकता गुणसूत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक, ठीक है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत की पद्धति और जन्मजात विशेषताएं। ठीक है, जब इस प्रकार की क्वेश्चन रहे तो पर्यावरण वाला भी सही होता है, आनुवांशिकता वाला भी सही होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण या फिर आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक साथ रहेगा तो वो 100% वो ऑप्शन सही होता है। इसीलिए 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी सही है लेकिन ए ऑप्शन बी में शामिल है। देख लीजिए, पर्यावरण प्रभाव अब पर्यावरण बी में भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर बी में शामिल है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आनुवांशिक है और ये आनुवांशिक ऑप्शन नंबर बी में पहले से मौजूद है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को अकेले ऑप्शन नंबर बी समेट लिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।